हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर स्पेस में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.2 जिसके हमने पहले क्वेश्चन 8 डिस्कस कर लिए हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करना था। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने डिस्कस किया था बेसिस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख लेना, उसमें भी ना हमने बेसिस के बारे में डिस्कस किया था, यानी बेसिस के रिलेटेड क्वेश्चन किया था। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें भी हमने बेसिस वाला ही करना है। तो बेसिस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो कंडीशन होती हैं। एक आपको बताई थी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना होता है सेट ऑफ वेक्टर्स को। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने यही काम किया। और दूसरी कंडीशन बताई थी बेसिस के लिए, ये बेसिस के लिए, और दूसरी कंडीशन आपको बेसिस के लिए बताई थी कि वो स्पैन करे उस वेक्टर स्पेस को। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि अब हम स्पैन वाला यहाँ नहीं यूज करेंगे कॉन्सेप्ट। हमने एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें हमने ये कहा था कि अगर तो वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स है लीनियरली इंडिपेंडेंट वाले, अगर वो उस स्पेस की डायमेंशन के बराबर हो गए, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि ये वाकई इसको स्पैन कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये काम किया भी था, और ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, आपको और मजीद समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमें कह रहे हैं determine whether or not the given set of vectors is a basis for R square, कि क्या R स्क्वायर के लिए ये जो सेट ऑफ वेक्टर हैं ये बेसिस बनाते हैं कि नहीं बनाते। अब आप ना सबसे पहले इस सेट ऑफ वेक्टर्स को चेक करें कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं। बेसिस के लिए पहली कंडीशन लीनियरली इंडिपेंडेंट, और आपको पता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट हो तो हम क्या करते हैं, पहले लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, फिर उसको जीरो के बराबर रखते हैं। अगर तो स्केलर सारे जीरो आ जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट। हम इस तरह करते हैं, दो वेक्टर्स हैं तो हम दो स्केलर लेट कर लेते हैं। फर्स्ट वी विल चेक देयर इंडिपेंडेंसी फॉर स्केलर्स। हमने ऐसा किया, दो वेक्टर्स हैं, हमने दो स्केलर लेट कर ली। एक हमने लेट कर लिया ए, एक हमने लेट कर लिया बी, बिलोंग्स टू आर। एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कराया, दूसरे स्केलर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करा के जीरो के बराबर रख दिया। आपने ए को मल्टीप्लाई कराना है बी को। पहले वाला वेक्टर जो है ये एलिमेंट है, ये पहले के साथ ऐड हुआ, दूसरे वाला दूसरे के साथ ऐड हुआ, इज इक्वल टू जीरो। अब ये चीज भी जीरो के बराबर, ये टर्म भी जीरो के बराबर रखी, ये टर्म भी जीरो के बराबर रखी। आपके पास दो इक्वेशन है, आपने दो ही स्केलर की वैल्यू निकालनी है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर नजर ही आ रहा है, अगर ये पहली और दूसरी को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए कैंसिल हो जाएगा तो किसकी वैल्यू निकलेगी, बी की। तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3b माइनस बी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, साइन चेंज हो जाएंगे। 3b माइनस बी कितना हो जाएगा आपके पास, 2b। तो 2b इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर आपने b की वैल्यू निकालनी है, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो b कितना आ जाएगा, जीरो। अब हम ये जो b हमने निकाला है, इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, पहली या दूसरी में, तो आपके पास a आ जाएगा। तो a यहाँ पुट कर दें तो b जीरो पुट करेंगे तो a भी क्या आएगा, जीरो। देखिए हमारे पास दो स्केलर हमने लेट किए थे और दोनों स्केलर की वैल्यू क्या आ गई है, जीरो आ गई है। इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर्स थे ना, वो आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब पहली कंडीशन तो आपकी पूरी हो गई है कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब दूसरी ये थी कि वो उसको स्पैन करे, और स्पैन में मैंने आपको बताया कि हम थ्योरम का इस्तेमाल कर लेते हैं कि अगर तो डायमेंशन और लीनियरली इंडिपेंडेंट वाले वेक्टर्स आपस में सेम हो तो इसका मतलब है वो स्पैन करता है। अब देखें, जो आर स्केयर है ना, तो आर स्केयर की डायमेंशन 2 होती है। आर स्केयर की कितनी डायमेंशन होती है, 2 होती है। और इसमें जो आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट आपके वेक्टर्स गिवन है वो भी कितने हैं, दो हैं। आर स्केयर की 2 होती है, आर क्यूब भी की इस तरह 3 होती है, ये डायमेंशन आपको पढ़ाई थी। तो आर स्केयर की डायमेंशन 2 होती है, और जो आपको गिवन वेक्टर्स हैं वो भी कितने, 2 हैं। इसका मतलब है ये वाकई इसको आर स्केयर को क्या करता है, स्पैन करता है। तो हमने यहाँ बस ये इतनी सी बात लिख देते हैं, हेंस गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सिंस डायमेंशन ऑफ आर स्केयर इज 2 एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आर आल्सो 2। तो जो हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर निकले वो भी कितने, 2 ही हैं। सो द गिवन वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस फॉर आर स्केयर। तो ये जो वेक्टर्स हैं ये वाकई आर स्केयर की क्या बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम स्टेप पे है, सिर्फ वेक्टर्स उन्होंने चेंज करके दिए हैं। हम वही काम करेंगे, सबसे पहले इसका चेक करेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। हमने इसी तरह दो वेक्टर हैं, दो स्केलर लिए, एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वेक्टर को दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई किया और जीरो के बराबर रख दिया। आपने दो इक्वेशन बना लेनी है, उनको आपस में ये ऐड करके, पहली टर्म पहले में ऐड हुई, दूसरी टर्म दूसरे में ऐड हुई, पहली टर्म भी जीरो के बराबर, दूसरी टर्म भी जीरो के बराबर,
अब यहाँ हम ये है कि ये ऐड करेंगे ना, तो देखिए दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो बी और बी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास किसकी वैल्यू निकलेगी, ए की। तो हम ऐड कर देते हैं 1 एंड 2, तो बी कैंसिल हो जाएगा। 2a प्लस ए कितना आ जाएगा, 3a इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आपने a की वैल्यू निकालनी है, 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। उसके बाद हम इसको a की वैल्यू को बेशक 1 में पुट कर दें, बेशक 2 में पुट कर दें, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की। तो हम यहाँ a को 0 पुट करते हैं तो b कितना आ गया, 0। देखें a भी 0 आ गया और b भी 0 आ गया। इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स थे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्योंकि ये आर स्केयर का ही पार्ट कर रहे हैं। तो आर स्केयर की डायमेंशन 2 है और जो आपके पास वेक्टर्स गिवन है, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, वो भी कितने, 2 है। तो इसका मतलब है यहाँ हम ये बात लिख सकते हैं कि सिंस डायमेंशन ऑफ आर स्केयर इज 2 एंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आर आल्सो 2, तो ये जो वेक्टर्स हैं ये फॉर्म करते हैं बेसिस फॉर आर स्केयर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, वो बिल्कुल सेम इसी स्टेप पे है, सिर्फ क्या है, वहां आर स्केयर गिवन था, यहाँ आपको गिवन है आर क्यूबिक। सिर्फ उन्होंने स्पेस चेंज की है, बाकी काम सेम वही है। उन्होंने कहा है कि डिटरमाइन करें कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं क्या ये बेसिस बनाते हैं आर क्यूबिक के लिए। हमने इस तरह किया, यहाँ 3 वेक्टर्स गिवन है। 3 वेक्टर्स के लिए हम पहले वही चेक करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं। 3 वेक्टर्स के लिए हमने 3 स्केलर लेट कर लिए, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया और तीसरे स्केलर को तीसरे वेक्टर के साथ। आपने अंदर ए को मल्टीप्लाई कर देना है, बी को मल्टीप्लाई कर देना और सी को मल्टीप्लाई कर देना। फिर सारी जो पहली टर्म्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी, दूसरी टर्म्स ऐड हो जाएंगी और तीसरी टर्म। अब पहली टर्म को भी 0 के बराबर रख दें, दूसरी टर्म को भी 0 के बराबर, तीसरी को भी, क्योंकि पूरा पेयर 0 के बराबर है। हमने इस तरह किया, ये आपने इक्वल रखे तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, 2a प्लस 3b माइनस 5c इज इक्वल टू 0, माइनस a प्लस b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन आ गई हैं, 3 आपने स्केलर निकालने हैं। आप लोगों की मर्जी है, जिसका जिस तरह दिल कर रहा है वो वैसे निकाल ले, पहले 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर ले, फिर इस तरह अगली 2 को सॉल्व कर ले। ये मुख्तलिफ तरीके, मैंने भी आपको एक तरीका बताया हुआ है कि अगर 3 इक्वेशंस होती हैं तो आपने उनको किस तरह सॉल्व करना है, कि पहली 2 को या जो आपका दिल कर रहा है जिसमें है सारे स्केलर उनको सॉल्व कर लें और आखिरी जो रह जाती है उसमें पुट कर दें। अगर तो वो सेटिस्फाई हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है, और अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अच्छा, ये अब हमने इस तरह ये पहले उन्होंने लिया फ्रॉम 2 एंड 3, हम ना पहले दूसरी और तीसरी को सॉल्व करते हैं। तो ए, बी और सी, ये मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, हमने बहुत दफा क्वेश्चंस में किया हुआ है कि हमने इसको किस तरह करना है। यहाँ मैं एक दफा फिर करके दिखा देती हूँ कि ये अगर आप इनको कर रहे हैं ना तो आपने इनके साथ के कोफिशिएंट्स ले लेने, 2, 3 और -5 है तो आपने लिखना है 2, 3, -5 और दो दो दफा लिखना है 2, 3, -5। फिर इसके साथ है -1 प्लस 1 3, -1 प्लस 1 3, -1 प्लस 1 3। लास्ट वाले को और शुरू वाले को छोड़ देना, ए, बी, सी, बाकियों को लिख देना। तो कैसे होगा ये, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, दरमियान में माइनस और वो वाला माइनस और ये माइनस प्लस, और 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5। इस तरह 5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आपके पास आ जाएगा +5, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, दरमियान में माइनस, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये देखें, a ओवर 9 प्लस 5, b ओवर ये माइनस तो 6 माइनस 5, और c ओवर 2 प्लस 3। जब इनको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 9 ओवर 14, ये बनेगा b ओवर -1, ये बनेगा c ओवर 5। तो यहाँ वो देखें वही आंसर लिखे हुए, a ओवर 14, b ओवर -1, c ओवर 5। और ये क्योंकि सारे आपस में बराबर हैं तो हम इनको किसी एक और कांस्टेंट k का नाम देते थे, तो ये हमने k का नाम दे दिया। अब यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी, जब आप 14 को उधर ले जाएंगे तो a इज इक्वल टू 14 के, b की निकलेगी -1 को उधर ले जाएंगे, b इज इक्वल टू माइनस के, c इज इक्वल टू 5 के। अब अगर हमने इन दो से वैल्यू निकाली है ये सारी, तो हमने जिसमें जो रह जाती है उसमें हमने पुट करके देखना होता है। अब ये वाली रहती है, हम इसमें पुट करके देख लेते हैं। और ये इक्वेशन आपके पास क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आपकी निकली है 14 के और c की वैल्यू आपकी क्या निकली है 5 के। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं होती है आपके पास,
14 + 5 19 के, ये 19 के इज इक्वल टू 0। अगर सेटिस्फाई जब होनी थी जब इधर भी क्या आ जाता, 0 आ जाता। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं होती है। तो ये अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो वो क्या हो जाता था, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर सेटिस्फाई होती थी तो लीनियरली डिपेंडेंट, ना सेटिस्फाई हो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमने जब इसमें पुट किया 1 में तो हमने देखा कि इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब है ये सिर्फ जब ही सेटिस्फाई हो सकती है क्योंकि जब हमने इस तरह की वैल्यूज ली नॉन जीरो, तो जब तो सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका यही मतलब है कि ये सिर्फ जीरो वैल्यू पे ही सेटिस्फाई होती है। तो ए भी जीरो है, बी भी जीरो है और सी भी जीरो है। एंड द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब यहाँ भी यही है कि यहाँ उन्होंने ना आर क्यूबिक कहा था। आर क्यूबिक की डायमेंशन होती है 3। अब आर क्यूबिक की डायमेंशन 3 है और यहाँ जो नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वो भी कितने, 3 है। तो अगर डायमेंशन और नंबर ऑफ वेक्टर्स बराबर हो तो इसका मतलब है वो वाकई उसको क्या करता है, स्पैन करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस डायमेंशन ऑफ आर क्यूबिक इज 3 एंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इज ऑल्सो 3, सो द सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस फॉर आर क्यूबिक। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, वो भी सेम ही है, सिर्फ वेक्टर्स चेंज करके किए हैं। 3 वेक्टर्स दिए हैं आपने, इसी तरह जैसे आपने पहले किए 3 स्केलर लेट कर लेने। 3 स्केलर आपने लेट किए, ए बी सी, मल्टीप्लाई किया ए को बी को सी को, पहली टर्म लिखी, दूसरी टर्म लिखी ऐड करके और तीसरी, पहली को भी 0 के बराबर, दूसरी को भी 0 के बराबर, तीसरी को भी। अच्छा अब यहाँ है, आप कहेंगे वहां भी हम वही वाला इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ना इसमें पहले ही एक आसान काम है। अगर आप देखें तो इसमें तो पहली वैल्यू ए वैसे ही 0 आराम से निकल रही है। अब जिसमें से आसानी से वैल्यू निकल रही है तो आपने फिर मुश्किल तरीके में जरूर जाना है। यहाँ सिंपल ए की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर आपको नजर आ रही है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से हमने ए की वैल्यू निकाली, उसको बाकी दोनों में पुट कर देते ताकि ए तो वैसे खत्म ही हो जाए, फिर पीछे सिर्फ बी और सी बचेगा। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं होता। हमने इस तरह किया, जब पुट किया तो पहली इक्वेशन बनती है बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और दूसरी बनेगी बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब हम इनको जब ऐड करेंगे तो सी कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हुआ, बी प्लस बी टू बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से बी कितना आ जाता है, 0। इस बी की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन में कहीं भी पुट कर दें तो सी भी कितना आ जाता है, 0। इसका मतलब है कि सारे स्केलर 0 आ गए। तो जो ये हमारे पास गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और यहाँ भी हमने वही काम इस्तेमाल करना है कि आर क्यूबिक की डायमेंशन क्योंकि 3 है और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स भी कितने, 3 है। तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये वाकई क्या बनाता है, बेसिस बनाता है फॉर आर क्यूबिक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था और क्वेश्चन नंबर 10 था जो बिल्कुल सिमिलर था, एक आर स्क्वायर के लिए था, एक फॉर आर क्यूबिक के लिए था। तो ये आप लोग कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 हम इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफिज।